अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वॉइस क्लियर है मेरी बेटा? जी शमसुल जमान। जी सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके, मुझे जरा हैंड रेज करके बताएं जो मैंने होमवर्क के अंदर क्वेश्चन किए थे किस किस ने किए। गुड। स्पिन इंडस्ट्री लिमिटेड के अलावा जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उसमें से अगर किसी बच्चे का, मैं सबका लोअर हैंड करूं, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 के अलावा इससे पहले वाले एग्जाम्पल में अगर किसी का क्वेश्चन हैंड रेज कर ले। जी अरूज। जी अरूज बेटा। किसी का एग्जाम्पल नंबर 8 के अलावा पहले किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई है प्रॉब्लम वो हैंड रेज कर लें, नहीं तो एग्जाम्पल नंबर 8 अब हम शुरू करते हैं। अब मे भी उस तरह डिस्कशन ना हो दोबारा क्वेश्चन की जिस तरह हमने इसकी डिस्कशन की थी बेटा अपने फ्राइडे वाले दिन। अब क्वेश्चन होगा जल्दी होगा क्योंकि उस तरह उस दिन हमारी डिस्कशन हो चुकी है, ये होमवर्क में दिया था। अच्छा, ये क्वेश्चन किसने परफॉर्म किया? ये जो था स्पिन इंडस्ट्री लिमिटेड, ये क्वेश्चन किसने परफॉर्म किया, ये भी हैंड रेज करें। सिर्फ 4 बच्चों ने किया है बेटा। आपके पास 2 दिन थे, सैटरडे संडे, और सिर्फ 4 बच्चों ने इस क्वेश्चन को ना 5। चले, कोई बात नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप नहीं परफॉर्म करेंगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बेटा आप इसको नहीं सीख सकेंगे। मैंने तो क्वेश्चन करवा ही देना है, उसमें कोई मसला नहीं, लेकिन आपको एक दफा अगर इसको पहले कर लेते तो आपको पता चल जाता है इसमें प्रॉब्लम कैसे आ रही है, हमें कैसे इसको रिजोल्व करना है। अब क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है पहले हम उसको देख लें। इस रिक्वायरमेंट में क्या कहा हुआ है क्वेश्चन की? Calculate the amount of borrowing cost to be capitalized on 30 June in accordance with the requirement of International Accounting Standard Board. Borrowing cost should be based on the number of month. अब क्वेश्चन के अंदर वो हमें क्या कह रहा है कि बोरिंग कॉस्ट जो सी है वो हमने कौन सी कैपिटलाइज करनी है। तो अल्टीमेटली बोरिंग कॉस्ट के अंदर क्या आता है? इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन, उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लॉस लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, और कोई भी कमिटमेंट फीस वगैरह वो हमारी क्या है? बोरिंग कॉस्ट के अंदर जाती है, वो हमारा इंटरेस्ट होता है। अब क्वेश्चन को करते हैं। On September 1st, 2015, Spin Industry Limited started construction of its new office building and completed it on May 31st. सितंबर से मई तक टोटल 9 मंथ बनते हैं। 9 मंथ। द पेमेंट मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर वाज एज फॉलोज। उसने पेमेंट बताई हुई है। 1 सितंबर को कॉन्ट्रैक्टर को 10 मिलियन हुई है, दिसंबर को 15, फरवरी को 12 और 7 जून को 9 मिलियन। क्वेश्चन थोड़ी सी जल्दी से इसलिए पढ़ा क्योंकि हमने फ्राइडे वाले दिन इसकी बहुत ज़्यादा डिस्कशन की हुई है। In addition to the above payment, SIL paid a fee of rupees 8 million on September 1st, 2015 for obtaining a permit along the construction of। मतलब हमने सितंबर 1 को 8 मिलियन भी पे किया हुआ है परमिट लेने के लिए। इसका मतलब सितंबर 1 को टोटल पेमेंट कितनी? 10 + 8 इज इक्वल टू 18 मिलियन की पेमेंट हुई, जिसमें से 10 मिलियन जो हमारी पे हुआ वो कॉन्ट्रैक्टर को पे हुआ है और 8 मिलियन पे हुआ है कंस्ट्रक्शन का परमिट लेने के लिए। The project was financed through the following sources. On August 1st, a medium-term loan of rupees 25 million were obtained specifically for the construction of the building. The loan carried markup of 12% per annum, payable semi-annually. Interest क्या है? Payable semi-annually है।
A commitment fees of rupees 0.5% of the amount of loan was charged by the bank. इसका मतलब ये है अगर 25 मिलियन टोटल अमाउंट थी हमारे पास तो कमिटमेंट फीस बैंक ने कितनी डिडक्ट की, वो 0.5% है। तो आंसर आएगा बेटा हमारा 25 मिलियन मल्टीप्लाई 0.5 डिवाइडेड बाय 100, 1,25,000 बैंक ने कमिटमेंट फीस ली और रिमेनिंग जो बचा वो हमें उन्होंने कैश प्रोवाइड कर दिया, वो आ गया 24 मिलियन 24.875 मिलियन। ये इतना हमारे पास क्या आएगा बच्चा, कैश आ गया। ये कैश अवेलेबिलिटी है। इंटरेस्ट 25 मिलियन को लेके कैलकुलेट करेंगे, कैश की अवेलेबिलिटी के लिए ये अमाउंट हम लेके चलेंगे, और ये जो 1,25,000 कमिटमेंट फीस है ये भी हमारी क्या है, बोरिंग कॉस्ट है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमने लोन लिया यकम अगस्त 2015 को, मतलब सितंबर से 1 मंथ बिफोर। अब इस पर इंटरेस्ट तो हमें चार्ज होना शुरू हो जाएगा यकम अगस्त से, लेकिन जो यकम अगस्त वाला इंटरेस्ट है वो हमने बेटा कैपिटलाइज नहीं करना, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। उस एक मंथ का भी इंटरेस्ट होगा लेकिन वो हमारी कैलकुलेशन में शो नहीं होगा। अगर वो टोटल बोरिंग कॉस्ट की बात करता फिर मैं अगस्त का शो करता, लेकिन मैंने शो करना है यकम सितंबर से 31 मई तक, मतलब मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा 9 माह का ही जो मेरे पीरियड है। अगस्त वाला मैंने कैलकुलेट नहीं करना क्योंकि वो एलिजिबल फॉर कैपिटलाइज नहीं है। सरप्लस फंड वर इन्वेस्टेड इन सेविंग अकाउंट एट द रेट ऑफ 8%। On February 1st, 2016, SL paid the 6-month interest plus 5 million towards the principal। इसका मतलब क्या हुआ, यकम फरवरी को हमारा लोन कितना रीपे हो गया, 5 मिलियन। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन चेंज हो गई। वो क्या चेंज हुई, पहले यकम सितंबर से 31 जैन तक हम 25 मिलियन के लोन पर लेंगे अपना इंटरेस्ट बेटा। फिर यकम फेब से 31 मई तक क्योंकि हमने रीपे कर दिया तो हमारा इंटरेस्ट आएगा 20 मिलियन के ऊपर। इस स्पेसिफिक लोन की बात कर रहा हूं मैं, स्पेसिफिक लोन की। अगर स्पेसिफिक लोन का मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं, ये है वो समझाने के लिए, तो फिर कैसे निकलेगा ये देखिए। फर्स्ट 6 मंथ का इसको मैं लिखूंगा वर्किंग वन, स्पेसिफिक इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन। बेटा कितना आ गया वो, 25 मिलियन मल्टीप्लाई बाय रेट क्या है उसका, वो उधर से हम देख लेते, 12% मल्टीप्लाई बाय 9/12। सो 9 ये आना है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब 5/12 का, 5/12 25 मिलियन मल्टीप्लाई 0.12, ये एक साल का इंटरेस्ट आ गया, डिवाइडेड बाय 12 करके मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे तो हमारे पास आ गया 1.25 मिलियन। उसके बाद इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे बेटा हम। नेक्स्ट जो उसका पीरियड है वो आ जाएगा 20 मिलियन क्योंकि 5 मिलियन की रीपेमेंट होगी, मल्टीप्लाई बाय 12%, मल्टीप्लाई बाय 4/12। ये कैसे आया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 4 माह का आ गया। इसका भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें। ये आ गया 8 लाख। अगर टोटल स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, वो आ गया 2.05 मिलियन या 20,50,000। ये इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन आया है सिर्फ, ठीक है। अब जिस भी क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिक लोन भी हो, जनरल लोन भी हो, तो
तो उसके लिए एक फॉर्मेट में आपको बताता हूँ, आप उससे कैरी ऑन कीजिएगा, आपका क्वेश्चन इंतहाई इजी हो जाएगा खुद, क्योंकि स्पेसिफिक लोन का तो हमने सेपरेट ट्रीटमेंट करना, उसके ऊपर सेपरेट इंटरेस्ट लेना वो हमने ले लिया। जो जनरल के लिए उसके लिए एक फॉर्मेट आपको सिखाता हूँ, उसी में इन्वेस्टमेंट इनकम निकल आएगी, उसी में आपका जनरल बोरिंग निकल आएगा, मतलब वो एक, और आपको समझने में भी आसानी होगी, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है, एक ही फॉर्मेट के अंदर। लेकिन सबसे अहम चीज जो इसमें मैं आपको बताऊंगा, वो उस फॉर्मेट को लाजमी फॉलो करना, ठीक है। जनरल बोरिंग मैं लिख दिया एट द रेट ऑफ, ये जो रेट है ये आएगा कैपिटलाइजेशन रेट, हम निकाल देते हैं, इसकी वर्किंग करेंगे। मैं सिर्फ एक अभी पहले फॉर्मेट आपको बनाना सिखा, इन्वेस्टमेंट इनकम एट द रेट ऑफ 8%, पीरियड सस्पेंशन, इसको हम लिख लेंगे नेट पीरियड, पहले आएगा ग्रोस पीरियड, फिर सस्पेंशन लेस होगा, फिर आएगा नेट पीरियड। स्पेसिफिक लोन, रीपेमेंट, स्पेसिफिक लोन, रिमेनिंग स्पेसिफिक लोन, और यहां पर लिखेंगे जनरल लोन, और यहां पर आ जाएगी डेट। फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट को समझिए, इसी एक फॉर्मेट के अंदर आप देखेंगे आपकी हर चीज इंकॉर्पोरेट हो जाएगी, बड़ी आसान। सबसे पहले डेट, डेट के बाद रीपेमेंट, सबसे पहले डेट, डेट के बाद रीपेमेंट, रीपेमेंट के बाद आगे स्पेसिफिक लोन और रिमेनिंग स्पेसिफिक लोन लिखेंगे, और आगे आ रहा है जनरल लोन। इसको मैं जरा साफ करके देखता हूं ताकि आपके लिए पढ़ना जरा आसान हो जाए। स्पेसिफिक लोन, रीपेमेंट, एस फॉर स्पेसिफिक लोन, आर फॉर रिमेनिंग स्पेसिफिक लोन, और जी फॉर जनरल लोन, जीएल, एसएल, आरएसएल। डेट, रीपेमेंट, स्पेसिफिक लोन, रिमेनिंग स्पेसिफिक लोन, जनरल लोन, क्रॉस पीरियड, सस्पेंशन, नेट पीरियड, इन्वेस्टमेंट इनकम एट द रेट ऑफ 8%, और जनरल बोरिंग एट द रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट। ये एक फॉर्मेट है जिसमें भी चीजें मिक्स आएगी। उसमें हमने 3 वर्किंग्स बनानी है। वर्किंग 1 स्पेसिफिक बोरिंग की, जो स्पेसिफिक बोरिंग है उसका इंटरेस्ट क्या बनेगा। वर्किंग 2 आपने ये स्केड्यूल बना देना है, और वर्किंग 3 एक बेटा आपने और बनानी है। वर्किंग 3 के अंदर आपका क्या बनेगा, कैपिटलाइजेशन रेट, कैपिटलाइजेशन रेट
फॉर जनरल बोर्ड। और अगर उसने कैपिटलाइजेशन फॉर जनरल बोर्डिंग रेट खुद दिया हुआ, फिर ये वर्किंग करने की जरूरत है। अब क्या हुआ, वो क्वेश्चन जिसके अंदर जनरल बोर्डिंग भी आए, जिसके अंदर स्पेसिफिक बोरिंग भी आए और इन्वेस्टमेंट भी आए, उसके लिए हम वर्किंग बनाएंगे। फर्स्ट वर्किंग बनाएंगे स्पेसिफिक लोन की, स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट निकाल। सेकंड वर्किंग वो जो स्केड्यूल है वो बनाएंगे, और थर्ड बनाएंगे कैपिटलाइजेशन रेट का। अब क्वेश्चन को देख के हम कैपिटलाइजेशन रेट भी निकाल लेंगे और नेक्स्ट अपना सारा कुछ करेंगे। एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ऑफ SIL रीपेमेंट फैसिलिटी ऑफ 28 मिलियन, उस दिन भी बताया था ये 28 मिलियन हमारे लिए इनरेलेवेंट है फ्रॉम बैंकिंग, कैरिंग ए मार्कर ऑफ 13% पेएबल एनुअली। द एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज ₹25 मिलियन। इसका मतलब 25 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 13%, ये हमारे पास बेटा इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। वो क्या होगा, 25 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 0.13, तो मेरे पास आ गया 3.25 मिलियन। ये एवरेज लोन, ये इंटरेस्ट पूरे साल का। इसी तरह रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी और 25 मिलियन फॉर बाय रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी हमारे लिए इग्नोर हो जाएगा। हमने देखना है एवरेज आउटस्टैंडिंग क्या है। द मार्कअप अक्रूड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज ₹3 मिलियन एंड द एवरेज रनिंग फाइनेंस ड्यूरिंग दैट पीरियड वाज ₹20 मिलियन। इसका मतलब 20 मिलियन के ऊपर जो भी रेट था वो रेट अप्लाई हुआ, और अप्लाई होने के बाद 3 मिलियन इंटरेस्ट आ गया। जनरल या कैपिटलाइजेशन रेट के लिए जरूरी है जो हमने रेट निकालना उसके लिए फुल ईयर इंटरेस्ट हो और उसको डिवाइडेड बाय टोटल लोन हो। अगर आप देखा जाए ऊपर देखे 25 के ऊपर हमने रेट अप्लाई किया 13% और 3.25 आ गया, लेकिन यहाँ पर जो 3 मिलियन दे रहा है, ये 3 मिलियन इंटरेस्ट किसका है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अक्रूड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये फुल ईयर इंटरेस्ट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने रेट निकालना है तो मुझे इंटरेस्ट फुल ईयर चाहिए, मुझे ड्यूरिंग द पीरियड नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 3 मिलियन जो मेरा इंटरेस्ट है, 3 मिलियन जो मेरा इंटरेस्ट है कितने पीरियड के लिए है, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कितने पीरियड के लिए रही है, 9 मंथ के लिए। तो क्या इसका मैं फुल ईयर निकाल सकता हूं, आंसर इज यस। 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 9 करूंगा, एक मंथ का आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 12 करूंगा तो मेरे पास बेटा 4 मिलियन, ये वो इंटरेस्ट है, ये फुल ईयर आ गया। ये इंटरेस्ट क्या आ गया, फुल ईयर इंटरेस्ट आ गया। अब क्या हुआ, मतलब 20 मिलियन के ऊपर फुल ईयर इंटरेस्ट कितना है बेटा, 4 मिलियन। अगर टोटल इंटरेस्ट में निकालूं 7.25 मिलियन का इंटरेस्ट है, टोटल लोन कितना है, इन दोनों को प्लस कर ले 45 मिलियन का। तो क्या इस पर मैं कैपिटलाइजेशन निकाल सकता हूं, आंसर इज यस। वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा बेटा 7.25 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने जो वर्किंग उधर शो किया, आपने वर्किंग इधर शो करनी है। मैंने उधर समझाने के लिए आपको उधर ही शो कर दी, लेकिन आपने इधर ही शो करनी है बेटा। डिवाइड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास कैपिटलाइजेशन रेट आ गया 16.11%। यहां तक किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो बोलो, नहीं तो अब आगे क्वेश्चन को लेकर चलो। जी मासूमा बेटा। सर ये जो आपने 4 मिलियन बताया वो जरा दोबारा बता दें किस तरीके से आया। देखिए, मार्कअप अक्रूड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन, मार्कअप अक्रूड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन पीरियड में कितना मार्कअप हुआ, वो 3 मिलियन है। हमने जब कैपिटलाइजेशन रेट निकालते हैं, मार्कअप फुल ईयर लेते हैं, उसको डिवाइडेड बाय टोटल लोन करते हैं, ऐसे ही है। मासूमा अपने आप को आप अनम्यूट ना करें बेटा, मेरे साथ रहे। जी सर ठीक है। ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, 3 मिलियन इंटरेस्ट था 9 माह के लिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पीरियड है 9 मंथ। तो मैंने ग्रोसअप कर दिया, 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 9 किया, मेरे पास एक मंथ का आ गया इंटरेस्ट। उसको मल्टीप्लाई मैंने 12 किया तो मेरे पास 4 मिलियन आ गया पूरे साल का इंटरेस्ट। जी क्लियर, सर समझ आ गई, जी समझ आ गई। एनी अदर स्टूडेंट बेटा, ओके। अब आप देखेंगे क्वेश्चन कितने सुकून से होगा, आपको कंफ्यूजन लेने की जरूरत। ये मैं पता क्यों बनवा रहा हूँ आपको टेबल,
इसके अंदर आपको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं होगी, आप क्वेश्चन को बड़ी स्मूथली लेके चलोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब सबसे पहले इस स्केड्यूल में रीपेमेंट्स लिखनी है हमने, रीपेमेंट किस किस डेट को होगी वो लिख ली तो मसला हल, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। देखिए रीपेमेंट हो रही है 10 और 8 18 की यकम सितंबर को, लिखेंगे 18 मिलियन यकम सितंबर, सितंबर से मुराद क्या 8 9 19, पहली पेमेंट लिख ली हमने। दूसरी पेमेंट कब हो रही है 15 की यकम दिसंबर को, मैंने अगली प्री पेमेंट लिख दी 15 यकम दिसंबर को। नेक्स्ट पेमेंट है फरवरी 12, फरवरी 1 को 12 की, देखिए 12 1 02 नेक्स्ट ईयर। और उसके बाद फिर हमारी पेमेंट आ रही है बेटा, वो पेमेंट है 9 की यकम जून को, 10609। यहां तक किसी बच्चे को प्रश्न? अब सबसे पहले हमने लिखना है हमारे पास यकम सितंबर 2015 को क्या कोई स्पेसिफिक लोन अवेलेबल था या नहीं, उसका ये बैलेंस लिखेंगे। अगर देखा जाए हमारे पास यकम सितंबर 2015 को स्पेसिफिक लोन अवेलेबल था, लेकिन वो कितना कैश अवेलेबल था 25 मिलियन नहीं था, वो था 24.875 मिलियन कैश था, लेकिन कैश इतना था। तो मैं क्या लिखूंगा 24.875 मिलियन, यहां पर लिख दिया मैंने 24.875। अब मैंने कहा अगर हमारे पास जनरल लोन की फैसिलिटी भी हो और स्पेसिफिक लोन भी उस डेट पर अवेलेबल हो, तो हम रीपेमेंट किससे करेंगे स्पेसिफिक लोन से। इसका मतलब ये जो यकम की पेमेंट 18 मिलियन की ये हो रही है, ये किस में से पे होगा, ये स्पेसिफिक लोन में से पे होगा। 24.875 माइनस 18, तो उसमें से पे होने के बाद 6.875 बच जाएगा। ये वो बैलेंस है जो हमारा स्पेसिफिक लोन के रिमेनिंग बच गया। वेरी इंपॉर्टेंटली इसका ये बनाने का हमें पता चल गया 18 मिलियन की पेमेंट हुई स्पेसिफिक लोन से, रिमेनिंग स्पेसिफिक लोन मिल गया। अब हमने इसके ऊपर क्या, अगर स्पेसिफिक लोन रिमेनिंग बच जाता है तो हम उस पर बेटा क्या कैलकुलेट करते हैं, उस पर इन्वेस्टमेंट इनकम कैलकुलेट करते हैं। कब तक के लिए, जब तक वो हमारे पास अवेलेबल या इन्वेस्ट रहता है या नेक्स्ट रीपेमेंट नहीं आई थी। इसका मतलब यकम सितंबर से यकम दिसंबर तक कितने मंथ हुआ, यहां से ही आपको मंथ में मिलेंगे। सितंबर का पूरा महीना, अक्टूबर का पूरा महीना, नवंबर का पूरा महीना, क्योंकि दिसंबर में रीपेमेंट आ गई, तो इसका मतलब क्या है 3 माह ग्रोस आया। क्या इसके दरमियान कोई सस्पेंशन तो नहीं था? आंसर इज नो। तो नेट पीरियड कितना होगा 3 मंथ का ही। तो क्या इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट इनकम निकाल सकता हूँ? यस बिल्कुल निकाल सकता हूँ। इज इक्वल टू 0.08 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 0.1375 और इस पर जनरल में देखिए उसी में मैंने कर लिया। अब नेक्स्ट रीपेमेंट आई 15 की, नेक्स्ट रीपेमेंट आई 15 की। अब ये जो रिमेनिंग था ये मेरा क्या बन जाएगा, इस डेट के ऊपर मेरा स्पेसिफिक लोन बन जाएगा 6.875, वही तरह। अब 15 मिलियन की रीपेमेंट थी, मेरे पास था 6.785, तो इसका मतलब 6.785 तो स्पेसिफिक लोन से हो गया। स्पेसिफिक लोन से जब 6.785 की पेमेंट, तो रिमेनिंग स्पेसिफिक लोन मेरे पास अब कुछ भी नहीं पता जिसके ऊपर मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट इनकम निकालनी, और नील हो गया। तो लेकिन बाकी जो ऊपर वाली अमाउंट है जो कि बनती है बेटा 8.125, ये अब मेरे पास स्पेसिफिक लोन नहीं रहा, तो ये कहां से होगा, जनरल लोन से होगा 8.125, ये मेरे पास होगा जनरल लोन से। और सबसे अहम चीज, जब जनरल लोन की रीपेमेंट होती है बेटा, वो रीपेमेंट नेक्स्ट डेट तक नहीं देखते, वो हम जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट या ईयर एंड नहीं आता उस डेट तक हम उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ 8.125 ये हमारी है, इसके ऊपर कितने मंथ का इंटरेस्ट आएगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल,
मई, बेशक जून है लेकिन जून में नहीं आएगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन पीरियड कंप्लीट हो चुका है। तो इसके ऊपर बेटा इंटरेस्ट आएगा 6 मंथ का, दिसंबर टू मई। इस दौरान कोई सस्पेंशन है? नो। नेट पीरियड आ गया 6। स्पेसिफिक लोन जब बचा ही नहीं तो उस पर इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। तो हम इधर से क्या निकाल लेंगे? अपनी जनरल बोरिंग का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। 8.125 मल्टीप्लाई बाय 16.11 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, वो हमारे पास आ जाएगा 0.654509। ये मैंने निकाल, ठीक है जी। शामी जी बेटा, शामी बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। शामी बेटा, बेटा दोबारा हैंड रेज कर लें। जी बेटा, शामी रोल नंबर 402 अपने आप को अनम्यूट करें, नहीं तो मैं आगे बेटा क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। जी बेटा आ रही है, बोले। ये हमारा जनरल बोरिंग्स है ना, ये स्पेसिफिक नहीं है, वो इंटरेस्ट सिर्फ मंथ वाइज लेते हैं। इंटरेस्ट जो होता है ना इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट इनकम, उसका हम नेक्स्ट पेमेंट तक लेते हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम का, ठीक है। जो हमारा जनरल बोरिंग्स होता है, जनरल बोरिंग्स का जब तक ईयर एंड या वो जो कंस्ट्रक्शन पीरियड कंप्लीट हो उस डेट तक कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इनकम तो नेक्स्ट पेमेंट के ऊपर हमारी दोबारा निकल आती है ना, ये जनरल बोरिंग्स तो नहीं होनी दोबारा। बात क्लियर होगी? जी मोहम्मद अरसलान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। जी सर, आप जो कह रहे हैं मैं भी इससे बिल्कुल एग्री हूँ, लेकिन ना उसने बस बुक में वो इसको 2 मंथ का लिया हुआ है, इसलिए जरा थोड़ी कंफ्यूजन हो रही। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं हमने पीछे क्वेश्चन वैसे ही किए हैं, तो इससे भी ऐसे ही करना चाहिए था 6/12 के साथ। इसने 2/12 के साथ जनरल बोरिंग का इंटरेस्ट लिया। टेंशन ना लो, आंसर हमारा सेम आएगा, बेफिक्र हो जाओ, देखना ठीक है जरा। सर। ठीक है, हमारा आंसर सेम आएगा। आप ठीक देखेंगे है। सर, हाँ वही आंसर निकला। वो भी जो किया है वो गलत नहीं किया हुआ, वो भी ठीक है, लेकिन वो कैलकुलेशन का मेथड हो रहा है, ठीक है। ओके सर। हाँ वो हमारा आंसर सेम आएगा। अब देखिए, अब थर्ड पेमेंट आई हमारी 12 फरवरी को। जो 12 की पेमेंट है ये हमने उठाई इधर से, इधर ये वाली। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने इधर नहीं लिखा, हमने लाजमी सरप्लस फंड बार इन्वेस्टिंग सेविंग अकाउंट ऑन फरवरी 1 पेड द 6 मंथ इंटरेस्ट ऑफ ₹5 मिलियन। ये देखो उसने कहा ये जो 5 मिलियन था प्रिंसिपल अमाउंट, ये उसने रीपे की 1 फरवरी को। इसका मतलब बेटा क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 12 को जमा 5 मिलियन ये भी हुआ, मतलब टोटल इस दिन 17 मिलियन की पेमेंट हुई है। अगर हमारे पास कोई और फंड अवेलेबल नहीं है, कोई और फंड अवेलेबल नहीं है, तो अल्टीमेटली हमने ये जो 5 मिलियन है कहाँ से पे किया बेटा? ये 5 मिलियन हमने पे किया है जनरल बोरिंग्स में से। मतलब ये 12 नहीं, कितनी पेमेंट होगी? 12 जमा 5, 17 की पेमेंट होगी, ठीक है। 12 जमा 5 मतलब टोटल 17 की पेमेंट है। और इस डेट के ऊपर हमारे पास स्पेसिफिक लोन नहीं पड़ा हुआ, इसका मतलब स्पेसिफिक लोन में से कोई पेमेंट नहीं। ये 12 जमा 5 17 की 17 कहाँ से पेमेंट होगी हमारे पास बेटा? ये पेमेंट होगी हमारे जनरल बोरिंग में से। अब 1 फरवरी से लेके मई तक का टाइम काउंट कर ले। 1 फरवरी पूरा, मार्च, अप्रैल, मई, तो ये बना 4 मंथ। कोई सस्पेंशन नहीं, नील आ गया, नेट पीरियड भी 4 मंथ आ गया। तो क्या करेंगे हम? 17 मिलियन मल्टीप्लाई बाय कैपिटलाइजेशन रेट मल्टीप्लाई बाय बेटा 4 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारा
जो आंसर आ गया 0.912957, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब ये जो लास्ट पेमेंट है, पेमेंट तो ये भी होगी हमारी, मतलब उस वक्त भी स्पेसिफिक लोन नहीं था, ये होगी जनरल बोरिंग में से ही, मंथ 1 मंथ आएगा। लेकिन इस ये जो अमाउंट है बच्चे, ये अमाउंट हमारी कैपिटलाइजेशन के अंदर नहीं जाएगी, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद ये पेमेंट हुई है। हाँ, अगर एसेट की बात करें, एसेट की कॉस्ट की बात करें, तो 9 मिलियन एसेट की कॉस्ट में जाएगी, लेकिन इसका इंटरेस्ट नहीं आएगा। अब यहाँ से इस टेबल से हम अगर टोटल करें, तो इस खाने का टोटल जो ये आ गई इन्वेस्टमेंट इनकम हमारे पास 0.1375, और इसका टोटल हमारे पास क्या आ गया बच्चे, जनरल बोरिंग्स आ गई। हम इसका टोटल कर लेते हैं, 0.654509 प्लस 0.9129567, तो हमारे पास आ गया 1.5674657। ये आप जो कह रहे थे ना इसका तो सर आंसर, और अब देखिए इसका आंसर भी वही होगा। हमारा क्या आंसर आ गया बेटा, 1.5674657, ये आंसर। अब यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? यहां पर एक चीज है जो मैंने बतानी है, मैं आपको अभी उसके बारे में बताता हूं। एनी क्वेश्चन अप टू है? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? यहां तक समझ लगी है सब बच्चों को? ओके जी, बिल्कुल जी। अब यहां पर एक लाइन लिखी हुई थी जो मैं यहां पर इग्नोर कर गया। ऑन फरवरी 1, 2016 SCL पेड द 6 month इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट उसने लिखा हुआ प्लस 5 मिलियन टूवर्ड द प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या हुआ, जो इंटरेस्ट एक्सपेंस बना उसने वो भी पे किया, प्लस 5 मिलियन भी लिया। इसका मतलब अगर उस डेट के बाद उसके पास स्पेसिफिक लोन नहीं था, उसने ये दोनों पेमेंट कहाँ से की बेटा, जनरल लोन में से। हमने 5 मिलियन तो ले लिया, जो हमारा क्या था बेटा, जो हमारी प्रिंसिपल रीपेमेंट, लेकिन जो इंटरेस्ट रीपे हुआ वो मैं लेना भूल गया, जबकि वो पेमेंट भी हमने लेनी है। अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ, सर उसने कहा 6 मंथ रीपेमेंट करनी है। अगर 6 मंथ रीपेमेंट तो बनती है हमारी तकरीबन 15 लाख रुपया। मतलब 6 मंथ अगर देखे जाए तो 1 अगस्त से शुरू होगा, और 6 मंथ का वो बनता है 15 लाख। लेकिन उसमें 1 मंथ वो है जो हमारा कैपिटलाइजेशन पीरियड के अंदर नहीं है, तो अल्टीमेटली पहले 6 मंथ का जो इंटरेस्ट पे किया है उसमें से 5 मंथ का इंटरेस्ट वो है जो कैपिटलाइजेशन पीरियड का है, और 1 मंथ का इंटरेस्ट वो है जो कैपिटलाइजेशन पीरियड का नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमने 5 मंथ का, क्योंकि अगर वो 1 मंथ का पीरियड का जो इंटरेस्ट है उसको हमने बोरिंग कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाया, जो उसकी रीपेमेंट आएगी वो रीपेमेंट भी बोरिंग कॉस्ट के अंदर नहीं आएगी। तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, जो 5 मंथ है
ये वाला हमारी यही रीपेमेंट हमारी कहाँ जाएगी, स्केड्यूल में जाएगी, और इसी रीपेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट हम कैपिटलाइज करेंगे, 1 मंथ वाला हम नहीं लेंगे। बात क्लियर? इसका मतलब ये जो हमने कैलकुलेट करके ये निकाली अमाउंट, ये अमाउंट क्या हो जाएगी बेटा, ये वाली अमाउंट हमारी चेंज हो जाएगी। इस अमाउंट में कितनी अमाउंट टोटल बनेगी, ये बेटा हमारी बनेगी 12, जो कि है ये लोन, जमा 5 रीपेमेंट, जमा 5 इसमें 1.25 क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। टोटल ये बेटा बन जाएगी 12 जमा 5 जमा 1.25, 18.25 की रीपेमेंट। बात क्लियर हुई सबकी? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 18.25, इसमें 12 जमा 5 जमा 1.5 आएगा। ये सारे के सारे हुई जनरल बोरिंग में से, और इस पर हम इंटरेस्ट निकालें, मल्टीप्लाई 0.1611 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12। ये हमारे पास जो आंसर आया बेटा, वो आंसर आया 0.980025 का। और अब अगर हम टोटल निकालें इंटरेस्ट बेटा, वो हमारा बनता है प्लस 0.654550 0.654509, तो वो हमारा बनता है 1.634534 मिलियन। मतलब इसी एक स्केड्यूल से हमारे पास ये आ गई इन्वेस्टमेंट इनकम, उसी स्केड्यूल से हमारे पास आ गई जनरल बोरिंग। दोबारा मैं बता रहा हूँ, हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक लोन की वर्किंग बनाएंगे, नंबर वर्किंग 2 ये स्केड्यूल बनाएंगे, वर्किंग 3 कैपिटलाइजेशन रेट निकालेंगे। सबसे पहले स्पेसिफिक लोन निकालेंगे और कैपिटलाइजेशन रेट निकालेंगे। उसके बाद इसके अंदर हमने अपने रीपेमेंट्स डाल लेनी है। रीपेमेंट डालने के बाद हम सबसे पहले अपना जिस डेट को हमारे पास स्पेसिफिक लोन अवेलेबल होगा उस डेट को वो लिख देंगे, और हम देखेंगे जो अमाउंट हमने रीपे कर दिया रिमेनिंग जो बच गई वो यहाँ आएगी, और उसके ऊपर हम इन्वेस्टमेंट इनकम निकाल लेंगे। जब स्पेसिफिक लोन खत्म हो जाएगा तो रीपेमेंट तो आ रही होगी, लेकिन वो रीपेमेंट कहाँ से होगी, हमारी जनरल लोन में से होगी। और इसमें हमने एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखी कि जितनी भी रीपेमेंट्स हैं वो उस डेट पर ले जानी है। अगर कोई स्पेसिफिक लोन की इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल की रीपेमेंट आई है और हमारे पास पैसे अवेलेबल नहीं है, तो वो भी लोन जनरल में से होगा, और उसका इंटरेस्ट भी क्या करेंगे, हम कैपिटलाइज ही करेंगे। लेकिन सिर्फ वही इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है। अब इसमें इंटरेस्ट जो कैपिटलाइज की बात कर रहा हूँ मैं, ये वो इंटरेस्ट की रीपेमेंट को कैपिटलाइज करना है जिसका इंटरेस्ट हमने बोरिंग कॉस्ट का हिस्सा बनाया है। मतलब अगर देखा जाए 6 मंथ का इंटरेस्ट रीपे किया है, लेकिन उसमें से 1 मंथ का इंटरेस्ट वो था जो एलिजिबल कैपिटलाइजेशन नहीं था, तो उसकी रीपेमेंट के ऊपर दोबारा इंटरेस्ट भी हमने कैपिटलाइज नहीं किया, हमने इसको इंक्लूड नहीं किया। अब अगर टोटल फीस की बात करें, बोरिंग और टू बी कैपिटलाइज, मैंने बताया था सबसे पहले कमिटमेंट फीस का भी आज आपको इंटरेस्ट ये हमने निकालना है बेटे। ये देखिए हमें थोड़ा सा इधर से पेमेंट क्वेश्चन 20 ये मैंने टोटल किया है 20,50,000 का, तो इधर भी हमारा क्या आ रहा है, इन दोनों को प्लस करें 20,50,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इनकम की बात करें, ये देखिए हम अपने स्केड्यूल के ऊपर जाते हैं तो देखते हैं क्या इन्वेस्टमेंट इनकम निकली है, 0.1375। इसका मतलब क्या है, 0.1375 को मिलियंस में कन्वर्ट करें तो 1,37,500 ही बनती है। और लास्ट हम क्या निकाला, ये हमने निकाला अपना जनरल बोरिंग्स, वो हमारा क्या है 1.63453, 1.63459, ये लास्ट पे जाके हुआ, ये जो डिफरेंस आया है 49 या इसका, ये हमारा राउंडिंग एरर है। इसमें हमारा आंसर में कोई फर्क नहीं, हमारा आया था 1634534, 1634534, मतलब हमारा मामूली सा कोई आया, कोई 40-50 रुपए का फर्क, वो फर्क
ये हमारा रॉन्डिंग एरर है। अब आप देखेंगे हमने जिस तरह प्रीवियस मेथड से किया उसी मेथड से हमारा जनरल बोरिंग और उसका जनरल बोरिंग मैच है, उसका रॉन्डिंग एरर है 3-4 का और कुछ नहीं। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? एनी क्वेश्चन बेटा? क्वेश्चन सबको समझ लगी है? जब भी मिक्स आएगा मैंने आसान कर दिया। अब इसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कैसे करना है? पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्वेश्चन जो स्टार्ट करना पेज फर्स्ट में, उसमें क्या लिखना है? सबसे पेज फर्स्ट में बोरिंग कॉस्ट, ऊपर हेडिंग है एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, फॉर कैपिटलाइजेशन। ठीक है, कमिटमेंट फीस आ रही है तो वो लिखेंगे इधर कमिटमेंट फीस। उसके बाद स्पेसिफिक लोन, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन लिखेंगे, स्पेसिफिक लोन इंटरेस्ट, और इसके आगे लिखेंगे वर्किंग वन। ये वर्किंग वन नीचे बनानी है, पहले नहीं बनानी। फिर लिखेंगे टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इनकम, वर्किंग टू नीचे बननी चाहिए। ये जो मैंने 3 बताई वो नीचे बनी। फिर हम लिखेंगे जनरल बोरिंग्स, वर्किंग टू, फिर हम इन सबको जमा करेंगे, ये आएगी अमाउंट टू बी कैपिटलाइज, अमाउंट टू बी कैपिटलाइज। ये इसका आंसर इस तरह है। और अगर इसी क्वेश्चन की मैं रिक्वायरमेंट चेंज करूं, मैं कहूं एसेट की कॉस्ट क्या होगी, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एसेट, तो अल्टीमेटली जो हमने ऊपर एक्सपेंडिचर की है प्लस ये वाली बोरिंग कॉस्ट, इन सबको मिला के हम एसेट की निकाल सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन की बताओ, ये है बोरिंग कॉस्ट सारी की सारी किस्म की। अब कॉस्ट ऑफ एसेट की बात कर रहा हूं, तो कॉस्ट ऑफ एसेट कैसे निकलेगा? बोरिंग कॉस्ट प्लस 10 मिलियन, 15 मिलियन, 12 मिलियन, ये 9 मिलियन भी लेना है अब, क्योंकि कॉस्ट की बात की। ये जो 8 मिलियन पे किया था, ये 5 मिलियन पे किया था, ये सारे का सारा क्या होगा हमारा? अहम चीज एक बेटा सॉरी, ये 8 मिलियन तो हमारा आएगा, ये जो इंटरेस्ट की रीपेमेंट है ना, और उसकी रीपेमेंट है जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक लोन की रीपेमेंट और इंटरेस्ट की रीपेमेंट, उसका इंटरेस्ट आएगा, वो दोबारा नहीं ऐड कर देना। मैं इसको जरा क्लियर करता हूं, क्लियर करके आपको बताता हूं। मतलब 10 जमा 8 मिलियन, 8 मिलियन क्या था? ये जो हमने ये ली, 15 मिलियन भी आएगी, 12 मिलियन भी है, 9 मिलियन भी। वो जो रीपेमेंट आई है ना इधर, जमा 5 जमा 1.25, ये दोबारा कोस्ट में ऐड नहीं करनी। ये रीपेमेंट जो सी है, इस रीपेमेंट से सिर्फ और सिर्फ बेटा क्या आना है, हमारा इसका बोरिंग कॉस्ट आएगी, वो हमने बोरिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन में इधर से अमाउंट ये ले ली, लेकिन उधर हमने दोबारा इसको ऐड नहीं करना। इसलिए अगर क्वेश्चन में आएगा अमाउंट टू बी कैपिटलाइज, अमाउंट टू बी कैपिटलाइज जो एसेट की टोटल अमाउंट बनेगी बोरिंग कॉस्ट के लिए, तो ये आंसर है। अमाउंट कैपिटलाइज के लिए वो 10, 18, 15, 12, 9 प्लस ये सारा कुछ करने के बाद ये बोरिंग कॉस्ट इसमें ऐड करके फिर हमारी एसेट की कॉस्ट निकलेगी। एनी क्वेश्चन बेटा? जी मासूमा। सर ये जो आपने अभी अगस्त के में 15 लाख की अमाउंट बताई थी, मुझे समझ नहीं आई कि 15 लाख कैसे आई थी वो बन रही। लेकिन बेटा अच्छा, हमने लोन कब से लिया था? यकम अगस्त से, ठीक है हमने। लेकिन देखो हमारा कब से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी? यकम सितंबर से, ठीक है। हमने फर्स्ट रीपेमेंट जब की, वो बेटा रीपेमेंट नॉर्मली हमारी इस वक्त कितने मंथ की आनी चाहिए? अगर देखा जाए इंटरेस्ट बनता था अगस्त का भी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ऐसे ही है यही 6। लेकिन हमने इंटरेस्ट कितने माह का लिया है अपना कैपिटलाइजेशन के लिए? ये 5 माह का। 5 माह।
लेकिन एक्चुअली हमने पे कितना किया है 6 मंथ का। एग्रीड? यस क्योंकि सर। लेकिन क्योंकि जो अगस्त का इंटरेस्ट है वो अगस्त का इंटरेस्ट हमने रीपे किया, मैं मानता हूं, लेकिन क्योंकि अगस्त का इंटरेस्ट हमारा कैपिटलाइज नहीं हुआ तो उसकी रीपेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज नहीं होगा। इसलिए टोटल पेमेंट मैं मानता हूं 15 लाख की होगी, 1.5 मिलियन की है, लेकिन उसमें से जो एक मंथ वाली है वो हमारी कैलकुलेशन में नहीं आएगी। हमारी कैलकुलेशन 1.25 मिलियन ही आएगी। वो कौन सी अमाउंट? जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। क्लियर? जी सर, आगे सुनो। किसी भी स्टूडेंट को और क्वेश्चन दिया रहमान? सर वो फॉर्मेट दोबारा दिखाइएगा, बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल वाला। मतलब ये वाला? अच्छा, नहीं, ये वाला। हाँ जी ये। थैंक यू। लेकिन अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये आ जाएगी ना, अमाउंट ऑफ कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एसेट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एसेट, फिर बेटा ये वाला जो ये हमने एलिजिबल वाला बनाया ना, ये भी वर्किंग बन जाएगी एक किस्म की। ठीक है, इसको फिर वर्किंग 4 कह देंगे हम, और सामने हम क्या लिखेंगे अपनी एक्सपेंसेस डायरेक्टली फॉर द एसेट प्लस बोरिंग कॉस्ट। क्लियर? लास्ट ये बोरिंग कोर्स का क्वेश्चन है, ये आपका बेटा होमवर्क में है। इसमें बोरिंग कोर्स के हवाले से सिर्फ ये इतनी बात है, इस बात को मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा, और बाकी जो क्वेश्चन है वो IAS 16 के रेलेवेंट है। आपने इस तरह के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए हुए हैं, मैं इसके रेलेवेंट आपको एंट्री बताऊंगा। बाकी क्वेश्चन आपने सोल्व लाजमी करना है, और मुझे ग्रुप के अंदर इसकी पिक्चर चाहिए, मतलब सोल्यूशन चाहिए कि हमने सर ये सोल्व कर लिया है, डन। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं आपकी अभी सेटिंग ऑन कर देता हूँ। पहले हम इतना सा सिर्फ कर देते हैं पार्ट जिसके अंदर बोरिंग कोर्स के हवाले से एंट्री है, और बाकी आपने क्वेश्चन खुद करना है। अगर ना हुआ तो कल मैं करवा भी दूंगा, नो प्रॉब्लम। ऑन January 1st, 2018, ML commenced construction of a manufacturing plant की उसने कंस्ट्रक्शन शुरू की। The whole process of assembling and installation was completed on 31st August 2018। मतलब देखा जाए 1 जनवरी को स्टार्ट हुई, 31 अक्टूबर को खत्म हुई। अक्टूबर का, नवंबर, दिसंबर, मतलब 10 मंथ लगे इसे, 10 मंथ। However, work was stopped from 16 to 15 अगस्त ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड रेन। ये सस्पेंशन आ गया कितनी देर का? 15 दिन या 0.5 मंथ का सस्पेंशन आ गया। The total cost of rupees 660 million incurred on the plant was paid as and। उसने बता दी टोटल अमाउंट हमारी ये लगी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सबको टोटल किया तो 660 मिलियन आ गया। अगर मैंने कॉस्ट ऑफ एन एसेट निकालनी हो, ये 660 मिलियन प्लस बोरिंग कॉस्ट निकालूंगा, वो बोरिंग कॉस्ट जो भी निकलेगी उसको प्लस करके 660 में प्लस कर दूंगा, तो मेरा टोटल वैल्यू ऑफ एसेट आ जाएगा, जो हमने भी किया। अब आगे, द प्लांट वाज फाइनेंस through a bank loan of rupees 500 million, through a bank loan of rupees 500 million obtained on 1st March 2018, the loan carrying a markup of rupees 80% annually। अब 1 मार्च से है, मार्च, अक्टूबर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब टोटल 8 मंथ का इंटरेस्ट मिलता है इसके ऊपर। और इनके दरमियान 0.5 मंथ क्या आ गया? सस्पेंशन आ गया। तो टोटल 7.5 मिलियन का इस स्पेसिफिक लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। मार्च से लेकर अक्टूबर तक 8 माह, लेकिन उसमें से 0.5 मंथ क्या था? सस्पेंशन था, तो इंटरेस्ट आ गया 7.5 मंथ का। द सरप्लस फंड अवेलेबल फ्रॉम द लोन वर इन्वेस्टेड इन सेविंग अकाउंट and rupees 17 million during the capitalization period। उसने खुद बता दिया भाई कैपिटलाइजेशन पीरियड के दौरान कितना इंटरेस्ट उसको मिला है, 17 मिलियन का। तो हम क्या करेंगे, 500 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 18% मल्टीप्लाई बाय 7.5 ओवर 12। 8 मंथ क्यों नहीं लिया है? क्योंकि इसमें 0.5 मंथ की सस्पेंशन है,
तो इसकी कैलकुलेशन अगर मैं करूँ 500 मल्टीप्लाई बाय 0.18 मल्टीप्लाई बाय 7.5 डिवाइडेड बाय 12, तो मेरे पास इंटरेस्ट आ गया 56.25 क्या, और इसमें से लेस कर दूंगा टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट जो कि उसने अमाउंट हमें दी है, दैट इज 17 मिलियन। तो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी मेरे पास 39.25। ये वो अमाउंट है जो कैपिटलाइज होनी। एक मिनट बेटा जरा, सॉरी बेटा, वो सर आ गए थे, सर आ गए। तो 39.25 मिलियन ये वो अमाउंट है जो हमने कैपिटलाइज करनी है ड्यूरिंग द पीरियड बोरिंग कॉस्ट। इसका मतलब टोटल एसेट की अगर वैल्यू निकालो 650 जमा 39.25, ये टोटल हमारे पास आंसर आ जाएगा 699.25। ये वो एसेट की कॉस्ट है जिस पर एसेट को हमने कैपिटलाइज करना है और एसेट हमारा बुक होगा। ये इसमें बोरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया। इसकी ये वाली एंट्री मेरा बेटा IAS 16 के रेलिवेंट है, ये बोरिंग कॉस्ट के रेलिवेंट थी, ये उसके ने रिवैल्यूएशन के रेलिवेंट दी हुई किसी और चीज की, और ये रिक्वायरमेंट क्या थी, इन अकॉर्डिंग विद प्रिपेयर द नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इंक्लूड एन एमएल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 कंपैरेटिव फिगर्स कॉलम आर नॉट रिक्वायर्ड। मतलब पिछले साल की नहीं बनानी, सिर्फ एक साल की बनानी है, हमें कंपैरेटिव फिगर्स नहीं चाहिए। आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो IAS 16 के इस तरह का हमने काफी क्वेश्चन किए हैं। इसमें जो बोरिंग कॉस्ट वाली एंट्री थी बेटा वो मैंने आपको ये करवाई, 699.25 आया आंसर। अगर मैं आपको सोल्यूशन में दिखाऊं, ये देखिए उसने कॉस्ट भी इतने से कैपिटलाइज की हुई है। बाकी आपने इस क्वेश्चन को होमवर्क है आपका, आपने इसको बेटा परफॉर्म करना है। अगर मेरे किसी भी बेटे से ये रिजॉल्व सोल्व नहीं होता, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैं पहले इसको प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, उसका सोल्यूशन बताऊंगा, फिर हम आगे चलेंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको सोल्व भी करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन काइंडली रिक्वेस्ट है इसको आप परफॉर्म लाजमी कीजिएगा। अगर ज़रूरत वाकई ही आपको लगेगा कि इसको सोल्व करने की ज़रूरत है, मैं बेटा सोल्व भी करवाऊंगा। मैं इस चीज़ से नहीं भागता, क्वेश्चन करवाने से नहीं, मैं कहीं भी, लेकिन मेरी कोशिश होती है एक दफ़ा बच्चा खुद करे। आप जब खुद करके समझोगे ना, आप यकीन करें आपको बड़ी अच्छी समझ लगेगी, आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। मैंने आज वाला क्वेश्चन भी आपको करवाया, पहले मैंने समझाया, फिर होमवर्क में दिया ताकि आप इसको सोल्व करो, फिर आज फिर उस पर दिन लगाया, इसलिए ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। इसी तरह आज ये क्वेश्चन, इसके अंदर जो बोरिंग कॉस्ट का था वो मैंने बता दिया, बोरिंग कॉस्ट की वैल्यू निकालना भाई, ये जो IAS 16 का पार्ट है आपने ऑलरेडी किया है। लेकिन आपको अगर आपको इधर भी प्रॉब्लम आया, आपको नोट्स ना मैनेज हुए, कोई फिगर ना निकली, तो मैं फिगर भी बता दूंगा, डिस्कस भी कर दूंगा। लेकिन अगर आप कहें सर क्वेश्चन ही नहीं हुआ, बेटा मैं क्वेश्चन करवाने के लिए भी रेडी है, लेकिन रिक्वेस्ट है सब बच्चों से कि आपने इसको सोल्व करना है प्लीज़। जब तक आप खुद अपने हाथ से नहीं सोल्व करोगे, आप एक्सपर्ट नहीं होंगे। और काइंडली एक मेरी और रिक्वेस्ट है, हम क्या कर रहे होते हैं, लेट क्वेश्चन सोल्व करते हुए ये हमारी कॉमन मिस्टेक है, हम कहते हैं द ओल्ड इक्विपमेंट हैड बीन एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज दिस दिस एंड दिस। हमने ये पढ़ा, हम सोचने लगे इसका करना क्या है, हमें नहीं पता चला क्या करना है। एक मिनट सोचा, एक मिनट सोचने के बाद साथ ही हम क्या करते हैं, ये बुक है, हम पीछे गए, अच्छा डिस्पोजल ये किया, ये किया, अच्छा इस तरह करना था, ओके हो गया, फिर वापस हो गया जी, ये मेरी एंट्री होगी, मैंने देख ली, आगे चली। बेटा काइंडली इस तरह हमें प्रैक्टिस नहीं करनी, क्वेश्चन पूरा करें। चीज गलत है ना, नहीं समझ आ रही, उसको 10 मिनट लगाए, 15 मिनट सोचे, सोचने के बाद उसको गलत करें, गलत करके सारा क्वेश्चन करें, फिर देखें। आप यकीन करें जहां आपके माइंड ने वर्किंग करनी होती है ना, आप जब पीछे से आंसर देख लेते हैं तो आपका माइंड उस लेवल पर वर्किंग नहीं करता, डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करना नहीं सीखता। पेपर के अंदर क्या होता है, तो जिस पॉइंट पर आप फंस जाते हैं आपके पास, क्योंकि पीछे से देख के अच्छा ये था, वो सोल्यूशन अवेलेबल नहीं होता, तो आप उधर ही क्वेश्चन किया जाता है आपका। इसलिए इसकी हमने प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें, और अगर
अगर किसी जो आज हमने डिस्कस किया उसके अंदर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है लास्ट वाला, तो वो भी मुझसे हैंड रेज करके शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन समझ लगा है, क्लियर है, तो थम्स अप कर देता, अगर मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि आपको बात समझ आ गई, मैंने प्रॉपर कन्वे करने की कोशिश की और कन्वे हो गई है। जी मासूमा। सर आगे समझ आपने कहा कि हैंड रेस कर। अच्छा वो थम्स अप, चलो हैंड रेज कर दे। थम्स अप का मेरे पास मेरे में ऑप्शन नहीं आ रहा। बच्चे हैंड रेज कर दे ताकि मुझे हो जाए कि आपको चीज़ें पता चलेगी। गुड हो गया। फिर भी किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी पूछ सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप की सेटिंग ऑन करो, लेकिन ये सेटिंग ऑन करने का मकसद ये नहीं है कि आप फजूल मैसेज करें। इसका सिर्फ पर्पस ये, अगर किसी का क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन मुझसे व्हाट्सएप में भी पूछ ले। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।